आज हम बेसिक साइंस इंजीनियर के चौथा सेट करेंगे। जो 3 सेट है ऑलरेडी करा दिए गए हैं। जो भी ALPCVD 2 में आएंगे 3 सेट ऑलरेडी कराए। जिसने भी नहीं देखे वो जाके देख सकता है। तो चौथा सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाई है। समान SI इकाई किसकी है? तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। तो ये तो पहला तो नहीं होगा। दाब का क्या, बल का क्या होता है? बल का न्यूटन। दाब का क्या होता है? पास्कल। दाब का पास्कल। तो पहला तो होगा नहीं। तो कार्य और ऊर्जा तीसरा ऑप्शन नंबर 3 होगा। कार्य और ऊर्जा की एक समान इकाई होती है। कार्य और ऊर्जा की हमेशा जूल इकाई होती है, जूल। तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों समान हैं। बल को हम न्यूटन में, ठीक है, और दाब को पास्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिका तत्व एकमात्र कारक नहीं है? तो किसके लिए कोशिका तत्व एकमात्र कारक नहीं है? इसका आंसर है, पहला है स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना। दूसरा है सूती कपड़ों में जल का बूंद का फैलाना। और चौथा है पौधों की जड़ के लिए जल का पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि कोशिका तत्व के लिए एकमात्र कारण नहीं है, यही ऑप्शन नंबर 4 है इसका, ठीक है, जो पौधों की जड़ों के लिए एकमात्र पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 3, एक बस विराम के उपरांत चलती है। वह 20 सेकंड में 40 किलोमीटर घंटे का वर्ग प्राप्त करती है। तो बस का त्वरण याद कीजिए। अभी हमें त्वरण बराबर, इसमें क्या किया है कि एक वस्तु के उपरांत चलती हुई एक 20 सेकंड में 40 किलोमीटर वर्ग की, जब कोई ये प्रारंभिक वेग जब u बराबर 0 दिया हुआ हो। t कितना दिया है? 20 सेकंड। t 20 सेकंड। और b कितना दिया है? b दिया है 40 किलोमीटर घंटा। 40 किलोमीटर, अब इसको मीटर पर सेकंड गणना करेंगे तो 5/18 से हो जाएगा। तो ये टोटली हो जाएगा 5 का 20, ये 200/18। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग अपॉन t। तो प्रारंभिक वेग अपना कितना आया था? पहले प्रारंभिक वेग अपना आया था 200/18। अंतिम वेग कितना आया था? 0। और t कितना था? 20। तो t अपॉन 20। तो ये हो जाएगा 200/18 इंटू 20। तो 20 से 2 कटेगा 10/18। 10/18 करेंगे तो जब जिसको 10/18 आ गया तो 10/18, तो इससे 2 से काट लेंगे 5/9, 5/9। तो यही आंसर है इसका, पहला नंबर ऑप्शन नंबर 1, 5/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 4, वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक कौन सी नहीं होती? ऋणात्मक हमेशा दूरी नहीं होती। जब भी हम कोई डिस्टेंस से चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो वो ऋणात्मक थोड़ी होगी, वो पॉजिटिव होगी, हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ठीक है। दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है, दूरी एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। और इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। दूरी शून्य और धनात्मक हो सकती है, ठीक है, दूरी हमेशा ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह 0 और धनात्मक प्लस हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां, बल इंटू विस्थापन। ये मैंने पहले सेट में भी आया था। बल इंटू विस्थापन होता है जब कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, मतलब कार्य या विस्थापन को कारण किसी वस्तु पर कार्य करने पर बल कहा जाता है। और कार्य के ऐसा ही मात्रक होता है जूल। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ठीक है। अगला
गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में डैश 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 ऊर्जा विद्यमान होती है। जब कोई भी गति के प्रभाव में आएगा, आप इसको गति देख रहे हो तो वह गतिज ऊर्जा ही होगी, हमेशा ही गतिज ऊर्जा होती है। काइनेटिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। ये फॉर्मूला होता है इसका, काइनेटिक ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7। यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच कौन सा काम निकाले। जब भी किया गया कार्य शून्य हो, जब भी हम किसी कार्य को करेंगे, जब वह शून्य हो, 0 डिग्री पर हो, 0 डिग्री पे हो, तो उस मतलब शून्य हो, तो उस पर हमेशा शून्य हो, उस पर हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण करेगा। और कार्य एक अदिश राशि है, और अगर वह क्या नाम है, कार्य एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, वर्क बराबर एफ बराबर एफ एस। ठीक है, एफ एस। अगर वह 90 डिग्री वह शून्य होगा तो 90 डिग्री हमेशा 0 होगा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। यह 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोमीटर द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। यदि कोई 20 मीटर पर सेकंड की गति से कर रहा है, एम बराबर दे रखा है कितना, 20 सेकंड, एम बराबर कितना देगा, मास बराबर 50 kg टोटली, बी बराबर कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और संवेग निकालना है। संवेग होता है हमेशा द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान कितना दिया है, 50, और वो कितना दिया है, 20। तो 50 × 20 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 kg पर मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। ये किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति को क्या कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की स्थिति में परिवर्तन करने की व्यवस्था को जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व कहा जाता है। संवेग क्या होता है, संवेग यह होता है, यह एक गतिशील वस्तु का गुण होता है। इसे वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होते हैं। यह संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है, और संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है kg किलोमीटर मीटर पर सेकंड। ठीक है, kg। अगला है बल क्या होता है, बल बराबर होता है, बल मैंने बता ही दिया, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, और वेग का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड ms। ठीक है, मीटर। अगला क्वेश्चन है, चाकू उदाहरण है। मैंने पिछले जितने भी सेट कराए उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये बेज है, चाकू है ना, हमेशा बेज है। ठीक है, चाकू एक हमेशा बेज है, क्योंकि ये चाकू में त्रिकोणीय उपकरण होते हैं। ठीक है, बेज मतलब क्या होता है, जो किसी दो वस्तुओं या भाग को अलग करता हो। मतलब जो भी दो वस्तुओं के ऐसे कोई भी चीज़ है, चाकू है, तो वे दो वस्तुओं को अलग अलग कर देगा, काट देगा, मतलब तो वे बेज कहला जाएगा। बेज का उदाहरण कुल्हाड़ी भी होती है। ठीक है, कुल्हाड़ी भी बेज का उदाहरण है। ड्रिल बिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और पंचर में उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर। एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, इनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। जब हमेशा कोई दूसरा मतलब एक से अधिक देगा, मतलब पावर बराबर देगा, तो पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, मतलब V बराबर IR। जब भी कोई पावर देगा, पावर बराबर होता है V², मतलब वोल्टेज²/R, पावर बराबर V²। और पावर हमेशा समानुपाती होगी 1/R के। ठीक है, 1/8 के। तो इसका आंसर है D नंबर। यदि चमकदार बल्ब में अधिक उत्सर्जन शक्ति होती है, इसलिए कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में इसमें आलम्ब होता है, ये पहला नंबर। आलम्ब, आयास और भार
एल के बीच स्थिति होती है हृदय श्रेणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 kg द्रव्यमान का एक बस्ता उठाकर किसी समतल सड़क पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए जाने वाला कार्य क्या होगा। अगर कोई भी लड़की है वो 300 किलोमीटर का कार्य करती है, तो एफ बराबर क्या होता है, मास mg। ठीक है, एफ बराबर mg। तो वह कितने 3 इंटू जी का मान 10 होता है, तो 3 इंटू 30, तो ये 30 न्यूटन, तो ये आ गया 30 न्यूटन, तो ये आ गया। ठीक है, अब एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है नहीं, डब्लू बराबर, जब वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस का मान तो दिया नहीं, कॉस थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा हो गया 90 डिग्री। जब एफ कॉस 90 का मान कितना होगा 0, तो वर्क हमेशा 0 हो जाएगा, वर्क हमेशा 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक ऊर्जा के n गुना हो जाती है, तो n का मान याद किया। अब मैंने 4 बार ये बता दिया है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। जब भी कोई भी मतलब हो जाता है प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है, मान ले प्रारंभिक वेग हो गया v1, उससे दोगुना हो जाता है तो कितना हो जाएगा 2v। ठीक है, पहले v था फिर 2v हो गया। अब मान ले इसको रखेंगे हम फॉर्मूले में, तो 1/2 अभी फॉर्मूला बताया था 1/2 mv1 का होल स्क्वायर, ये मान ले ये फॉर्मूला था। तो इसका हो गया 1/2 m का मान m, b का मान कितना है 2v², 2v का होल स्क्वायर। अब ये करेंगे तो हम इसका आ जाएगा 1/2 m4b का स्क्वायर। जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सही 1/2। ठीक है, तो ये 4 के समानुपाती गुना हो जाएगा स्थिति। ठीक है, तो यही आंसर है इसका, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। यांत्रिक ऊर्जा किन का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, तो पहला आंसर हो गया। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है जब किसी वस्तु की स्थिति या आकार के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। जब भी कभी मतलब ऊंचाई से गिरेगी तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है। तो मैंने आपको ये बता दिया था, शक्ति का होता है हॉर्स पावर, शक्ति का बराबर होता है एक हॉर्स पावर। तो एक अर्थ हॉर्स पावर बराबर कितने, एक शक्ति बराबर होता है 746 वॉट, 746 वॉट। ठीक है, एक अर्थ द्वारा होता है 746। क्वेश्चन नंबर 18। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 सेल्सियस है, तो सेल्सियस केल्विन के पैमाने में इसको बदलिए। जब सेल्सियस केल्विन बदलते हैं तो C/100 = K - 273/100 यह फॉर्मूला होता है। तो C कितना दिया है 78 78/100 = K - 273/100। जब हम इसको करेंगे तो 273, ये 100 से मान लें 100 ही उड़ा दे डायरेक्टली, तो 273 में ये 78 जुड़ जाएगा, 351 केल्विन हो जाएगा, 351 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 351 केल्विन। और वैसे भी है ना, जब
सेल्सियस होता है, सेल्सियस का निम्न क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और उच्च क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन होता है, केल्विन का 273 निम्न क्वथनांक होता है और 373 हाईएस्ट क्वथनांक होता है, उच्च क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट होता है तो 32 फ़ारेनहाइट उसका निम्न क्वथनांक होता है और हाईएस्ट क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध संभव नहीं है? तो यही है, जो कौन सा संबंध संभव नहीं है। अभी मैंने सारी चीज़ आपको बताई थी कि सेल्सियस कितना होता है, तो F/9 यही संभव नहीं है, क्योंकि अगर उसको हम करेंगे तो ये आएगा F-32/9 = C/5। ये आता है उसका संबंध, जब फ़ारेनहाइट को केल्विन का वो करेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यदि कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो उसका कार्य नहीं होता। ठीक है, तो उसका कार्य नहीं होता, 20 नंबर होगा। ठीक है, यदि n समान प्रतिरोध जिनका मान R है, यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? जब भी n समान है R है, तो R बराबर, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो R/n, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। NR बराबर छोटा r। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा? n/r। तो जब R बराबर होगा, बड़ा R बराबर होगा तो n छोटा r, तो ये हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा n² बड़ा R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, तापानुशीतलन का प्रयोजन है, इसका प्रयोजन है स्टील को नरम बनाए रखने का। तापानुशीतलन स्टील को नरम बनाए रखने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23, यदि एक विद्युत बल्ब उसका वोल्टेज 240 है और धारा 0.6 एम्पियर है तो शक्ति क्या होगी? अभी मैंने बताया था P बराबर, शक्ति बराबर B/I। तो पावर कितनी दे रखी है, वोल्टेज कितनी दे रखी है? 240 और एम्पियर कितना दे रखा है? आई धारा 0.6, तो इसको नीचे 10, तो 6/10, 24 × 6 करेंगे, 6 चौका 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 114, 144 वॉट हो गया। ठीक है, वॉट हो गया। शक्ति की 144 आंसर है इसका। ठीक है, C नंबर। शक्ति की SI इकाई होती है वॉट। ठीक है, शक्ति की SI इकाई होती है वॉट। ठीक है, और पावर बराबर होता है W/T या BI या I² × R या B² R। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24वां, डैश 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 उपयोग विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है। तो विद्युत ताप उपकरण के लिए हमें नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। विद्युत नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग जिसे निकल क्रोमियम से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम। एल्यूमिनियम है ये इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। और ऐसे ही कॉपर, ये आयरन है। आयरन एक चांदी और सफेद घूसे से एक धातु बनी होती है। ठीक है, इसका परिमाण 26 होता है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी ताकत प्रक्रिया में विद्युत चुम्बकीय नहीं है? तो कौन सी नहीं है विद्युत चुम्बकीय? घर्षण होता है, उसमें विद्युत चुम्बकीय होता है। तार का घनत्व होता है, उसमें होता है। स्प्रिंग में नहीं होता। शरीर के वजन का नहीं होता। ठीक है, शरीर के वजन। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा नियम एक कंडक्टर में विभव अंतर और उसके मध्य से बहने वाले विद्युत प्रवाह के बीच में होता है? कौन सा नियम? ये होता है ओम का नियम। ओम के नियम में इसमें कंडक्टर के विभव अंतर उसके मध्य में बहने वाले विद्युत प्रवाह के बीच में होता है। ठीक है, ओम का नियम होता है B बराबर I R। अगला ये न्यूटन का नियम है। न्यूटन का नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का नियम होता है उस
उस पर किया गया कार्य करने वाली शक्ति को ही उस न्यूटन नियम कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम होता है कि कोई वस्तु अपनी गति नहीं बदलेगी। न्यूटन का पहला नियम होता है कि कोई भी वस्तु अपनी गति नहीं बदलेगी, जो कि बाहरी बल है तो बाहरी ही रहेगा, उस पर कार्य नहीं होगा। दूसरा होता है, न्यूटन का दूसरा नियम होता है कि बल का अनुभव उसके द्रव्यमान के त्वरण के समानुपाती होता है। बल का अनुभव उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि तुम इतना पुश करोगे तो वो भी इतना ही पुश करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और बी फैराडे का नियम होता है, यह एक परिपथ में प्रेरित वोल्टेज और सर्किट के माध्यम चुंबकीय फ्लक्स होता है। जूल का नियम क्या होता है? जूल का नियम होता है कि जब धारा समय के लिए प्रतिरोध चाल होती है तो H बराबर होती है आई स्क्वायर आर टी। H स्क्वायर बराबर होते हैं आई स्क्वायर आर टी। क्वेश्चन नंबर 27, एक चालक का प्रतिरोध उसके समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? चालक का प्रतिरोध हमेशा लंबाई के समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 28, त्वरण का विरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को डैश डैश कहा जाता है। जब त्वरण को प्रतिरोध करेंगे तो उसको हम जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व कहा जाता है। अब ये क्या है? बल एक यांत्रिकी है जिसमें पिंड की गति को बनाए रखने या बदलने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, बल यह जो न्यूटन की गति के 3 नियम के सिद्धांत पर है। संवेग क्या है? संवेग यह भौतिक राशि होती है जो कि मात्रा विभिन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से विद्युत धारा के ताप प्रवाह पर आधारित है। विद्युत धारा के ताप प्रवाह पर आधारित है तो यह विद्युत हीटर होगा। ठीक है, जब विद्युत हीटर में तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होती है। ठीक है, गर्म होती है और विद्युत हीटर विद्युत प्रवाह के समानुपाती होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें माइक्रोवेव होता है कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, माइक्रोवेव। और ऐसे ही विद्युत पंखा क्या होता है? यह चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है और यह बिजली का पंखा विद्युत मोटर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30वां, परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़ते हैं तो प्रतिरोध के माध्यम से धारा का मान क्या होगा? जब प्रतिरोध जुड़ते हैं धारा का मान क्या होगा? धारा हमेशा समान रहेगी। किसी भी परिपथ में प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा हमेशा समान होगी। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है, समान जब होगी जब उसका वोल्टेज समान रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो गोले समान आकार के तथा समान धातुओं को बनाए गए हैं परंतु एक खोखला है दूसरा ठोस है तो दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होगा? जब हम दोनों को समान ताप में करें तो वह दोनों गोले समान में फैलेंगे, क्योंकि जब दोनों, मेन चीज़ तो वो है कि दोनों में समान वो कार्य किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32वां, वह भौतिक स्थान जहाँ कंप्यूटर तकनीक संग्रहित की जाती है। कंप्यूटर संग्रहित कहाँ किया जाता है? हमेशा हार्ड डिस्क की जो कंप्यूटर में होती है, जो मेन होती है कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, मतलब जिनमें होती है वाईफाई, ये तुम जो यूज करते हो नेटवर्क, ये सारी चीज़ें होती है, ये कोई कंप्यूटर में जानकारी हमेशा हार्ड डिस्क में होगी। हार्ड डिस्क ऐसा डेटा स्टोरेज करता डिवाइस है। ठीक है, हार्ड डिस्क डेटा डिवाइस करता है, हार्ड डिस्क डेटा संचित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश 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 कंप्यूटर पर मौजूद एक इंटरफेस है जिसका आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। जब किसी डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं तो वह पोर्ट है। पोर्ट एक कंप्यूटर का एक इंटरफेस है जिसे आप किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पाथ किसी फाइल का प्रयोग करने के लिए रास्ता बनाया जाता है। प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित में से किसी वैद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब भी हम वैद्युत सुरक्षा के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए, वह अर्थ बैकलैम्पस होगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत कार्य के जूते डैश डैश से बने होते हैं। जब कोई विद्युत कार्य करते हैं तो वह जूते हमेशा रबड़ के बने होते हैं। ठीक है, रबड़ के बने होते हैं, क्योंकि रबड़ में विद्युत ऊर्जा नहीं प्रवाहित होती। विद्युत कार्य करते के दौरान रबड़ के जूते ही पहनते हैं, क्योंकि बिजली के झटके लगने की संभावना नहीं होती, क्योंकि जमीन फर्श के संपर्क में रबड़ के जूते पहनने से बिजली के झटके नहीं होते। अगला क्वेश्चन है बड़ी कंपास का उपयोग किस माप वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। जब हम कोई बड़ी कंपास है उसका उपयोग हम 150 मीटर से अधिक त्रिज्या वाले करेंगे। बड़ी कंपास का उपयोग हम 150 मीटर से अधिक त्रिज्या वाले करेंगे। जब छोटी कंपास होती है उसमें 25 सेंटीमीटर से 50 मीटर होती है, तो उसे हम व्रत के खींचने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, मध्य खींचने के लिए काम किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्राइंग बोर्ड पर बेटन लगाने का उद्देश्य क्या है। ड्राइंग बोर्ड पर बेटन लगाने का उद्देश्य हमेशा पट्टियों की रिपोर्ट देना होता है। ड्राइंग बोर्ड पर हमेशा जैतून और ओक की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जैतून व ओक की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन। ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिकतम मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है। ड्राइंग शीट से अधिकतम मार्जिन इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जल्दी से बांधने के लिए। ठीक है, जल्द से बांधने के लिए ड्राइंग शीट के बाएं सिरे से अधिकतम मार्जिन इसलिए छोड़ा जाता है ताकि शीटों को जल्द में बांधने पर शीटों का कार्यरत क्षेत्र दबन ना हो। ठीक है। और ड्राइविंग शीट की लास्ट जो परिणाम होता है 185 मीटर से 65 मीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39। ट्रेंगल ABC में DE समपेलर है AC के, तो DE और क्रमशः AB तथा CB पर 2 बिंदु है, तो तदनुसार AB बराबर 10, AD बराबर 4, तो BE और CE का क्षेत्रफल होते। जब हम कोई त्रिभुज है, मान लो कि ये त्रिभुज है ABC। जब इस पर एक DE भुजा खींची जाती है तो D पहले E ना लाया जाएगा, यहाँ D आ जाएगा। तब हम इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है A और D कितना है 4, AD बराबर 4, और B और D बराबर 6। और जब हमको क्या क्या पेलर दिया है, DE और AC और समपेलर दिया, जब हम दोनों को पेलर करेंगे तो ये जाएगा BD अपॉन AD इजिकल टू BC अपॉन BE अपॉन EC। तो 6/4 इजिकल टू 3/2। जब हम 6/4 करेंगे तो इसको कट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 3:2, इसका आंसर हो जाएगा 3:2। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 40वां। एक त्रिभुज में यदि 3 शीर्ष फलक बराबर हो तो त्रिभुज कौन सा होगा। जब तीनों ही शीर्ष फलक समान हो तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें तीनों भुजाएं समान हो, और समद्विबाही इसमें 2 भुजा होती है। समबाहु में 3 कोण होती है। समकोण में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 41। सीधी रेखाएं मुक्तक कितने प्रकार की होती है। सीधी रेखाएं मुक्तक हमेशा 3 प्रकार की होती है। पहली होती है क्षैतिज रेखाएं,
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जिनको बेनेक्स बोलते हैं। और तीसरी होती है तिर्यक रेखाएं, तीसरी होती है तिर्यक रेखाएं। ठीक है, तो हमेशा कौन सी होती है? 3 होती है तिर्यक। तो इसमें क्या आएगा? डायगोनल, डायगोनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। कुछ कुछ ठोस सिंगल कार्बन सतह से घिरे होते हैं, तो इन्हें अनरोल करने की जो सतह मिलती है कौन सी होती है? जब कोई भी ठोस से वो होते हैं, ठोस, उनको ठोस सिंगल होते हैं, तो उन्हें अनरोल करने के लिए हमें प्लेन का उपयोग किया जाता है, प्लेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सिंगल कार्बन सतह जिसे घिरे होने पर ठोस को अनरोल किया जाता है, तो उन्हें प्लेन सतह प्राप्त होती है। जब बेलन या शंकु की सतह से खोला जाता है, तो प्लेन सतह प्राप्त होती है, हमेशा प्लेन सतह प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 43। यदि एक रेखा की वास्तविक तथा आभासीय झुकाव उसके क्षैतिज तल के साथ बराबर होता है, तो कौन सी रेखा होगी? जब हमेशा रेखा होती है, मान लो कि ये कोई रेखा है, ये रेखा है BP और HP, ये x और ये y अक्ष है। जब भी हम कोई रेखा खींचेंगे, मान लें कि ये रेखा खींच दी, हॉरिजॉन्टल ये रेखा खींच दी, तुम ये रेखा है और उसमें ये रेखा मान लो, तो ये AB और ये हो गया AB। जब इन दोनों भागों को काटेगी, तो ये हमेशा लंब तल के समांतर होगी, लंब तल के समांतर होगी। ठीक है। एमीटर, अगला क्वेश्चन है 44वां। एमीटर को किससे सूचित किया जाता है? एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट में करंट को मापने के लिए होता है। एमीटर में हमेशा ए से दर्शाया जाएगा, जो कोष्टक में ये होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ए। एमीटर का उपयोग सर्किट में करंट मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। किसी उपकरण के स्केल पर अंकित न्यूनतम पाठ्यांक को क्या कहा जाता है? यदि किसी उपकरण के स्केल पर अधिकतम या अंकित न्यूनतम पाठ्यक्रम को अल्पमान कहा जाता है, अल्पतम मान कहा जाता है, अल्पतम। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी, अल्पतम मान कहा जाता है। किसी राशि का वह मान जो कि परम सत्य होता है, वह आदर्श कहलाता है, आदर्श कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46। किसी मापनी की स्वीकार्यता बढ़ने पर स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी कोई भी स्वीकार्यता बढ़ जाती है, तो स्थायित्व हमेशा उसका समानुपाती होता है, 1/, उसका समानुपाती होता है। मान लो कि ये लिख दिया अपने, स्वीकार्यता समानुपाती 1/, स्थायित्व, तो वह हमेशा उसके 1/, समानुपाती होगी। ठीक है। तो स्थायित्व हमेशा घट जाएगी। ठीक है। स्थायित्व हमेशा घट जाएगी, क्योंकि समानुपाती होता है। स्वायत्तता का अस्तित्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। किसी भी मापनी को स्वायत्तता बढ़ाने पर उसकी स्थायित्व हमेशा घटेगी। जब स्वायत्तता बढ़ेगी, तो स्थायित्व हमेशा घटेगी। ठीक है। ये सीन है कि मान लो कि पहले ये स्वायत्तता बढ़ गई, तो स्थायित्व हमेशा घटेगी। और जब यह मतलब स्वायत्तता घटेगी तो स्थायित्व बढ़ेगी। ठीक है। ये समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 47। पहिए और छुरी दोनों में से किसका व्यास अधिकतम होता है? पहिए और छुरी में पहिए का व्यास अधिकतम होता है। ठीक है। क्यों होता है? पहिए और छुरी में पहिए का अधिकतम होता है। पहिए और छुरी दोनों ही एक दर पर घूमते हैं। ठीक है। पहिया तथा छुरी के व्यास में अंतर के वजन से दोनों का तय की गई दूरी का अंतर होता है। तो तय की गई दूरी का अंतर होता है। ठीक है। पहिए और छुरी में हमेशा अधिकतम व्यास पहिए का होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है नींबू निचोड़ना, नींबू निचोड़ना, नींबू निचोड़ना। ठीक है। खैनी काटने की मशीन में भी भार के बीच होता है, वह भी द्वितीय श्रेणी, खैनी काटने की द्वितीय श्रेणी भी होता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3,
जिसमें ये होगा कि दोनों ही होंगे, नींबू निचोड़ने की मशीन भी और खैनी काटने की मशीन। क्योंकि नींबू जब हम निचोड़ते हैं तो ऐसी एक मशीन होती है, ये लगा होता है, उसके पीछे ये दो बल लगाया जाता है उसमें, और खैनी काटने की मशीन भी ऐसी ही होती है, तो उनमें दोनों में होता है। 49वां नंबर क्वेश्चन, निम्न आकृति के अनुसार किसी स्तर बिंदु पर कैंटिलीवर के बक्कन आघूर्ण का मान निकालिए। बक्कन आघूर्ण का मान हमेशा कितना हो जाएगा, ये 4 कितना हो जाएगा, 12 24, ये होगा हमेशा 16, ये 32 हो जाएगा। 32 किलोवाट। ये आप मुझे करके बताना, मैं आपको बता दूंगा, नहीं आएगा तो। पृथ्वी का अपमार्जक कौन होता है? लास्ट 50वां क्वेश्चन, पृथ्वी का अपमार्जक कौन होता है? पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणुओं को कवकों को कहा जाता है। जीवाणु एवं कवकों को कहा जाता है। वैसे तो इसका आंसर यही होगा, जीवाणु एवं कवकों को। अपमार्जन का निर्माण वसा तथा तेल पेट्रोलियम से प्राप्त से होता है। अपमार्जक एल्कीन या हाइड्रोकार्बिक सल्फेट से होता है, ठीक है। अपमार्जक का उदाहरण होता है सोडियम, पहला हो गया सोडियम, लारिल 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 सल्फेट, ठीक है, लारिल सल्फेट, सोडियम डेंटेल्सिड बेंजैन। तो ये अपमार्जक का उदाहरण होता है जीवाणु एवं कवक। तो आपके आज के इसमें 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ये सेट नंबर 4 था। अगर आपको सेट ये अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और सेट नंबर 5 चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि चाहिए हमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना।